खार्किव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है। रूस के हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। 54 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। रूस के मिसाइल हमले से इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बता रही हैं यूक्रेन में दिन हो या फिर रात हो, कहर बनकर यहाँ रूस टूटता हुआ यहाँ पर नजर आता है। कहर टूटता है और फिर तमाम बर्बादी की तस्वीरें सामने आती हैं। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। ताज़ा हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। 54 लोग जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए ना, जहां आग लग गई है वहां आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब आग की लपटों से पूरी की पूरी बिल्डिंग घिर जाए इन हमलों के बाद, जंगल के एरिया में भी आग लगी हुई है, तो कितनी परेशानी होगी। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हुए आपको बता रहा है कि कैसे रूस एक के बाद एक यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है और अब अगला निशाना तो नेटो देश हो सकते हैं, जैसा कि अनुमान है भी। और इस ताजा हमले की जो तस्वीर है, 2 लोगों की मौत, 54 जख्मी हो गए हैं। तपेश चौधरी जी, हमले रूस की तरफ से लगातार जारी हैं और मुझे लगता है ये अग्रेशन रूस की तरफ से तब बढ़ा है जब पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया था। जी बिल्कुल, देखिए जो यूक्रेन ने जो हमला किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंतर्गत, जिसमें 41 उनके एयरक्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक फोर्स के एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए थे, तो ये रशिया के लिए हमला नहीं है, रशिया की ईगो को हिट करने वाली बात थी। क्योंकि रशिया एज वेल एज ईगो, क्योंकि ये कभी रशिया ने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा हमला 4000 किलोमीटर अंदर जाके भी एयरफील्ड को टारगेट करना, जो कैसे भी टारगेट किए हो, सीक्रेट सर्विस के थ्रू किए हो या स्पाई सेल्स को, स्लीपर सेल्स को हायर करके किए हो, लेकिन ये इतना बड़ा हमला था। और जब किसी देश की ईगो हर्ट होती है तो उसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर उसकी हंसी उड़ाई जाती है कि रशिया कितनी बड़ी ताकत था, इतने बड़े हमले को नहीं रोक पाया। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब हम कहना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम न्यूक्लियर एस्केलेशन लैडर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हमला था ऑपरेशन स्पाइडर वेब का, 41 एयरक्राफ्ट को डैमेज करना, ये न्यूक्लियर एस्केलेशन लैडर में न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच गया है कि जब तक अगर रूस चाहे, क्योंकि अब ये ऑलरेडी इतने दिन गए, 2022 से तो एक्चुअल वॉर स्टार्ट हुआ, एक्चुअली देखा जाए तो वॉर 2014 से चल रहा है। तो अब ये लग रहा था कि अब अगर यूक्रेन कुछ और बड़ा करता है तो रशिया और कुछ बड़ा कर सकता है। अब देखिए कल कजान पे भी उनकी जो आर्म्स फैक्ट्री है उसके ऊपर भी हमला करा और उसमें भी काफी बड़ा डैमेज हो गया। तो जब किसी कंट्री के पास कोई चॉइस नहीं रहती तो कंट्री कोई बड़ा कदम उठाता है। अब नेटोज की बात क्यों आ रही है, यूरोपियन कंट्रीज की बात क्यों आ रही है? जो 686 बिलियन के पास यूक्रेन का पिछला रक्षा बजट था और पिछले साल में 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स की तो यूरोपियन कंट्रीज ने मदद दी है। तो वॉर जो है पैसे से और वेपन से लड़ा जाता है, तो जो पैसे की भी कमी नहीं होने दे रही है कंट्रीज और पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और उसको वेपन्स की भी कमी नहीं होने दे रहे, तो बेसिकली रशिया के लिए सारे दुश्मन है। तो अब इसके लिए अब पहला सवाल ये आता है, क्या ये वॉर खत्म हो? रशिया जिस स्टेज बैठा है, जिस सुपर पावर अहम में वो बैठा है, जो है, चाहे वो इकोनॉमी थोड़ा डाउन हुआ हो वॉर से पहले, बट जो रिजर्व है बेसिकली ऑयल और नेचुरल गैस के, और जो सुपर पावर आज की डेट में भी वो वेपनरी में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर उसके पास है, तो रशिया इस वॉर से कैसे हट सकता है? नहीं हट सकता, क्योंकि या तो पीछे हट ही नहीं सकता। तो रशिया का जो एम है वो यही है कि मेरे पास मैं इनको बर्बाद करूंगा अगर यूक्रेन इस तरह से अटैक करता रहेगा, और मेरी जो टेरिटरी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये, और यूक्रेन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तो पहला बात तो ये है कि ये वॉर खत्म नहीं होगा। खत्म कैसे होगा? खत्म होगा डिस्ट्रक्शन से। अब डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? रशिया में यूज न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल ऑन ईव और सम सिटी, तो प्रॉब्ली उसके बाद क्या होगा? या तो ये शांति रहेगी जैसे नागासाकी हिरोशिमा की बात हुई थी, या फिर ये और बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? जो ने बात बोली कि वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, तो कोई ना कोई कंट्री फिर से इसमें कूद जाएगा। भाई वर्ल्ड वॉर तो यूरोप से ही शुरू हुआ था, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ठीक है, देन ब्रिटेन एंड फ्रांस उसके अगेंस्ट हो गए, फिर इटली और जापान उसके सपोर्ट में आ गए जर्मनी के। तो ऐसे ही धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं। तो इसलिए ये अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। जब से अमेरिका थोड़ा सा यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल गया या उसकी चल नहीं रही जैसे भी हो, और ये नेटो कंट्रीज को भी समझ में आ गया है कि हम, तभी सारे कंट्रीज अलग अलग बहाना ढूंढ रहे हैं कि अपना रक्षा बजट बढ़ाने के लिए, ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा, कि भाई अब अमेरिका का अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमें अपनी रक्षा व्यवस्था खुद दुरुस्त करनी पड़ेगी। तो जब इस तरह के इंडिकेशंस आएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कोई न्यूक्लियर टैक्टिकल अटैक देखें और कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाए जिसमें
रशिया जो है अपना छोटा मोटा अटैक करके पोलैंड के ऊपर या नियर बाई कंट्रीज के ऊपर इसका रिएक्शन देखे और आप बात आगे बढ़ जाए। जिस तरह की कंडीशन अभी बनी हुई है इसमें यूक्रेन के लिहाज से तो फिक्र वाली बात है ही, लेकिन नेटो देश भी अब युद्ध की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। बड़ा अपडेट ये रूस यूक्रेन जंग के बीच में बड़ा अपडेट, बुल्गारिया में नेटो ने युद्धाभ्यास किया है। टैंक और तोप के साथ नेटो के युद्धाभ्यास की खबर मिल रही है। कोरियन ट्रेनिंग एरिया में ये युद्धाभ्यास किया गया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो युद्धाभ्यास से जुड़ी हुई हैं। ये युद्धाभ्यास करना जरूरी माना गया और जिस तरह का अनुमान है अभी कि अभी तक तो रूस यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले कर रहा है, आगे नेटो देशों पर हमला कर सकता है और ये जो इनडायरेक्ट वॉर थी ये डायरेक्ट हो सकती है। ये पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन को नेटो देशों का सपोर्ट है। जो यूक्रेन 3 दिन ना टिक पाता वो 3 साल से ज्यादा टिका हुआ है। अभी भी अलग अलग तरीके से मदद नेटो देशों के जरिए यूक्रेन को मिल रही है और इसीलिए अब अगला टारगेट रूस का यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश भी हो सकते हैं और इसीलिए ये युद्धाभ्यास की तैयारी अब नेटो देशों के जरिए हो रही है। कोरियन ट्रेनिंग एरिया में ये युद्धाभ्यास किया गया है, लेकिन क्या ये काफी है? और जिस तरह के अभी तक के अपडेट मिल रहे हैं प्रदीप सर, युद्धाभ्यास हो रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये युद्ध भी छिड़ जाए, लेकिन फिर अंजाम क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो रूस यूक्रेन डायरेक्ट इस वॉर में थे, लेकिन अगर नेटो देश भी सामने आ जाते हैं, साथ में सीधी टक्कर होती है, तो ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा हो जाएगा ना।